चलिए आइए हम लोग को क्या देखना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कि हम लोग कैसे सांस लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं। बोले तो इनहेलेशन कैसे करते हैं और एक्सहेलेशन कैसे करते हैं। सांस लेना इनहेलेशन कहलाता है और सांस छोड़ना एक्सहेलेशन कहलाता है। तो इसी के बारे में, इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमारा हेडिंग आज का क्या हो जाएगा बच्चों, मैकेनिज्म, कि कैसे सांस ले रहे हैं और कैसे सांस छोड़ रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के रिगार्डिंग बात करना है। तो हम लोग जो सांस लेते और छोड़ते हैं उसमें ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, डायफ्राम। तो डायफ्राम लीड रोल प्ले करता है हम लोगों का सांस लेने में और सांस छोड़ने में, तो उसका लीड रोल होता है। इसके अलावा हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स होता है। ये जो दो रिब है, रिब के बीच में क्या दिख रहा है, इंटरकॉस्टल मसल्स। ये सब जो मसल्स आपको दिखा रहा है ये सब कौन मसल्स है, इंटरकॉस्टल मसल्स। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में डायफ्राम के साथ साथ हम लोगों को किसके रिगार्डिंग बात करना है, इंटरकॉस्टल मसल्स के रिगार्डिंग। और इसी में बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा लंग्स एक्सपेंड होता है और कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या यूँ कहिए कि कैसे हम लोग सांस ले पाते हैं और कैसे सांस छोड़ पाते हैं। तो वो हम लोग किस में बात करने जा रहे हैं आज के क्लास में, जिसका नाम क्या है, किसका हेडिंग क्या है हमारा आज का, मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म, तो ब्रीदिंग का, जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा यही हमारा हेडिंग है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म किसका है, ब्रीदिंग का। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्लियर है। इसी में जो हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, तो हम लोगों को मेनली कुछ मसल्स पढ़ना होगा। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से रिलेटेड जो मसल्स हम लोग देखें, तो सबसे पहले हमारा डायफ्राम वाला जो मसल्स है इसके रिगार्डिंग हम लोग को बात करना होगा। और जब डायफ्राम वाला मसल्स हमारा हो जाएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स। तो हम लोग किसके रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है डायफ्राम, नहीं तो डायफ्राम के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि डायफ्राम होता क्या है, इसका ओरिजिन कैसे है। डायफ्राम के रिगार्डिंग जो हम लोग बात करेंगे बच्चों कि डायफ्राम होता क्या है। तो आइए डायफ्राम की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो उसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, तो वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, डायफ्राम, हमारा डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों मिल के हम लोगों का वेंटिलेशन करवाता है, या हम लोग जो सांस लेते और छोड़ते हैं तो उसमें ये दोनों का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायफ्राम, नहीं मसल्स की जो बात करें, तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को अगर आपको समझना है तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है, डायफ्राम। तो इसी के रिगार्डिंग सबसे पहले बात करेंगे। तो हमारा एक छोटा हेडिंग हो जाएगा ये मसल्स के बारे में, जो क्या है, नहीं तो इसी डायफ्राम के बारे में बात करूं, तो डायफ्राम जो होता है ये मस्कुलर सेप्टम होता है, जो कहाँ पा जाता है, ओनली इन मैमल्स। डायफ्राम की जो बात करें तो मस्कुलर सेप्टम फाउंड ओनली इन मैमल्स। तो मस्कुलर सेप्टम ये क्या होता है, मस्कुलर सेप्टम है ये जो डायफ्राम है, हाँ जो दिख रहा है, नहीं फाउंड ओनली इन मैमल्स। इसमें पाया जाएगा, मैमल्स में, नहीं मैमल्स के अलावा इकलौता है क्रोकोडाइल। एंड क्रोकोडाइल की जो बात करें इसमें, तो मैमल्स और क्रोकोडाइल में क्या मिलता है, डायफ्राम। डायफ्राम का जो ये शेप दिख रहा है आपको, इसी शेप का नाम है, नॉर्मल शेप में है अभी ये डायफ्राम, इसको हम लोग बोलते हैं डोम शेप, गुंबज के आकार का, इसको क्या बोला जाता है, डोम लाइक। ये जो डायफ्राम अभी आपको दिख रहा है ये कैसा शेप है, तो आप बोलिएगा डोम शेप होता है। डोम बोले तो गुंबज, डोम शेप होता है। नॉर्मल स्टेट में डायफ्राम का जो शेप है ये कैसा होता है, गुंबज के आकार का,
नहीं, गुंबज। तो गुंबज बनाए तो इस तरीके से गुंबज। तो यहाँ पे देखिए डायफ्राम यहाँ पे जो दिख रहा है ये किस तरीके का है, तो डोम शेप होता है बच्चों। यही डायफ्राम है जो हमारे बॉडी को दो भाग में बांट देता है। डायफ्राम का जो ऊपर का पोर्शन है ये कहलाता है थोरेसिक कैविटी। क्या कहलाएगा? कैविटी। कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी कहलाएगा नहीं। और डायफ्राम के नीचे का जो रीजन है, ये जो डायफ्राम है इसके अंदर वाला जो पार्ट है ये कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी। तो आप कह सकते हो कि डायफ्राम हमारे बॉडी को दो भाग में बांट दिया। डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे की जो बात करेंगे एब्डोमिनल कैविटी। बच्चों डायफ्राम को देखिएगा तो उसमें तीन ही छेद होता है। डायफ्राम ये तो आपका साइड व्यू है, अगर इसको अप करके दिखाया जाए तो उसमें तीन छेद है, मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा। तो डायफ्राम को देखोगे तो उसमें तीन पोर मौजूद होता है। तीन पोर किसका किसका है? तीन पोर जो होता है एक ईसोफेगस के लिए होता है, दूसरा हमारा भेना कावा के लिए होता है, और तीसरा एरोटा के लिए होता है। यही तीन पोर मौजूद होता है डायफ्राम में। अगर चौथा पोर आपने बना दिया तो आदमी फरफरा के रह जाएगा, कह सकते हैं कि तुरंत मारा जाएगा। चौथा पोर इसमें नहीं होता है। डायफ्राम में जो मसल्स है वो रेडियल मसल्स होता है। डायफ्राम के मसल्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लिख सकते हो इसमें कि रेडियल मसल्स आर प्रेजेंट। डायफ्राम में क्या होता है? रेडियल मसल्स आर प्रेजेंट। तो डायफ्राम में कैसा मसल्स मौजूद होगा? रेडियल मसल्स। लेकिन खास बात है ये मसल साइड से ओरिजिन होगा और सेंटर की ओर जाएगा। कह सकते हैं पेरीफेरी से ओरिजिन हो के किधर जाएगा? सेंटर की ओर जाएगा। इधर भी जो डायफ्राम आपको दिख रहा है तो साइड से ओरिजिन होगा और सेंटर की ओर ये मूव करेगा। नहीं, पेरीफेरी से सेंटर की ओर मूव करेगा। तो आप लिख सकते हो ये जो रेडियल मसल्स है दे ओरिजिनेट फ्रॉम पेरीफेरी। रेडियल मसल्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ से ओरिजिन होगा? तो पेरीफेरी से ओरिजिन होना है। तो आप लिख सकते हो इसमें रेडियल मसल्स के बारे में कि दे originates from पेरीफेरी। दे ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से? पेरीफेरी। और कहाँ पे जाके खत्म होगा? एंड इंसर्टेड, इंसर्ट कर जाएगा कहाँ पे? इन द सेंट्रल रीजन। साइड से ओरिजिन होके, मतलब इधर से ओरिजिन हुआ और कहाँ पे चला गया? सेंट्रल रीजन पे जाके इंसर्ट हो जाता है। पेरीफेरी से ओरिजिन होगा, नहीं, सेंटर पे जाके ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डायफ्राम की जो बात कर रहे हैं, अगर डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो, कॉन्ट्रैक्शन, तो ये मान लो डायफ्राम है पूरा, तो डायफ्राम अभी डोम शेप का है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये नीचे खींचा जाएगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या होगा? नीचे। तो जो डोम शेप है वो हो जाएगा फ्लैट। नॉर्मल कंडीशन में कैसा रहेगा? डोम शेप। और जब खिंचाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? फ्लैट। तो जरा सोचिए यहाँ पे डोम शेप है और खींच दे तो फ्लैट हो गया। तो हमारा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अगर डायफ्राम को खींच दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, नहीं? और हम लोग जो बात करें अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो बाय कंट्रैक्शन इन दिस मसल्स, नहीं, द डायफ्राम बिकम फ्लैट। बाय कंट्रैक्शन इन दिस मसल, दिस कहने का मतलब डायफ्राम की बात कर रहा है, दिस मसल्स, जो डायफ्राम है बिकम फ्लैट, नहीं, चिपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और फ्लैट होने से क्या हो जाएगा? सो द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक, नहीं,
cavity increases and pressure decreases. नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा थोरेसिक कैविटी का और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा. बच्चों ये जो डायफ्राम है आप कह सकते हो मेन इंस्पायरेटरी मसल्स है. सांस लेने में हम लोगों का लगभग 75 से 80% रोल इसी डायफ्राम का होता है. तो डायफ्राम को क्या बोला जाता है, डायफ्राम को बोला जाता है इट इज एन इंस्पायरेटरी मसल्स. ये डायफ्राम क्या हो जाता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो डायफ्राम हेल्प इन इंस्पायरेशन, हेल्प करेगा किसमें, इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन करने का मतलब है सांस लेने में. डायफ्राम किसमें हेल्प करेगा, सांस लेने में हमारा कौन हेल्प करेगा, डायफ्राम. तो डायफ्राम की जो बात करेंगे वो हमारा सांस लेने में बच्चों क्या करेगा, हेल्प करेगा. तो जिस डायफ्राम के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं या मैं जो बताया उस डायफ्राम को अगर और अच्छे से देखा जाए तो मैं आपको डायफ्राम दिखाता हूँ. ये मसल्स है, डायफ्राम की जो बात कर रहे हैं ये किसके अंतर्गत आता है, हमारा मसल्स के अंतर्गत आएगा. तो हम लोग जो है यहाँ पे दिखाते हैं तो और आप बात क्लियर होगा आपको. तो सामने एक मैं यहाँ पे देखिए डाल रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक. चलिए देखिए ये जो आपको दिख रहा है ह्यूमन बॉडी दिख रहा है आपको. तो ह्यूमन बॉडी में मसल्स, स्केलेटन, रेस्पिरेटरी, ये तीन मुझे भी दिख रहा है और आप लोग को भी दिख रहा होगा. तो फिलहाल जो मसल्स है तो यहाँ पे देखो इसको पलट दे तो ये जो बीच में दिख रहा है, बीचों बीच जो पार्टीशन दिख रहा है यही तो डायफ्राम है, यही तो डायफ्राम है. और मैंने आपको क्या बताया, इसी डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसी डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट, ये वाला जो पोर्शन है यही पोर्शन क्या कहलाएगा, एब्डोमेन. डायफ्राम के नीचे जो भी पार्ट है वो क्या कहलाएगा, एब्डोमिनल कैविटी. और डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक रीजन कहलाएगा. तो हमारे बॉडी को डायफ्राम दो भागों में बांट दिया है. हमारा जो बॉडी है दो भाग में बटा हुआ है. डायफ्राम हमारे बॉडी को दो भाग में बांट देता है. डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी. तो थोरेसिक कैविटी और दूसरा एब्डोमिनल कैविटी में हमारे बॉडी को बांटा है कौन, डायफ्राम. मेन इंस्पायरेटरी मसल्स है, मेन इंस्पायरेशन में यही हेल्प करता है डायफ्राम. जरा सा मैं इसके स्केलेटन को अगर हटा दूं, फिलहाल तत्काल मैं स्केलेटन हटा रहा हूं क्योंकि फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है. जब जरूरत होगा तो फिर इसको बुला लेंगे भाई, ये आ जाएगा. ये नहीं, स्केलेटन को फिलहाल अगर मैं हटा दूं तो ये देखो स्केलेटन जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा है, मैं इसको हटाने की बात कर रहा हूं. तो हटा दिया. अब देखो स्केलेटन हटा दिए तो अब ढेरों मसल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है. नहीं, ये सब गर्दन का मसल्स है, ये इंटरकोस्टल मसल सब है. लेकिन यहाँ डायफ्राम का क्लीन व्यू थोड़ा है. थोड़ा और क्लीन व्यू अगर मैं करूँ इसका, मैं थोड़ा और क्लीन व्यू करूँ, उसमें डायफ्राम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दो ही चीज़ को मैं रखना चाह रहा हूँ. तो आइए देखिए इसको मैं कवर कर लेता हूँ और एक और चीज़ को कवर कुछ करूँ, बाकी को हटा देता हूँ. ठीक है. और अब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को ले आता हूँ. देखो अब ये जो क्लीन व्यू आया आपको, ये आपको क्या दिख रहा है, नीचे डायफ्राम, ऊपर लंग्स, या यूं कह सकते हैं पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आप कह सकते हैं कि डायफ्राम के ऊपर होता है. पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पे मौजूद है, तो डायफ्राम के ऊपर है. तो इसी डायफ्राम के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे अभी. यही डायफ्राम मेन इंस्पायरेटरी मसल्स है. यही डायफ्राम है जो मेनली इंस्पायरेशन में हेल्प करेगा. यही डायफ्राम है जो हमारे बॉडी में जो हम लोग सांस लेते हैं तो 75 से 80% जो इनहेलेशन होता है, जो सांस लेते हैं, इसी डायफ्राम के कारण होता है. नहीं, तो यही डायफ्राम. और जैसा कि मैंने बताया डायफ्राम में 3 ही छेद होता है, चौथा छेद नहीं है. तो कौन सा 3 छेद है भाई,
तो उसके लिए मैं सिर्फ डायफ्राम रख रहा हूँ। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पे फिलहाल मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे केवल किसके रिगार्डिंग बात करना है, डायफ्राम के रिगार्डिंग बात करना है। तो ये देखो वो हटा दिया, और जैसे हटाया और इस पर थोड़ा हम जूम कर दें ताकि क्लोज व्यू आएगा आपका, तो ये चीज़ डायफ्राम, यही क्या है, डायफ्राम आपको दिख रहा है। सारा खेला इसी डायफ्राम का है, कह सकते हैं। सांस लेने में 75 से 80% इसी डायफ्राम का खेला है। तो इस डायफ्राम में मैंने बताया था 3 ही पोर होता है। तो ऊपर से देखिए 3 ही पोर दिखेगा, 1 पोर 2 पोर, कहेगा सर तीसरा कहाँ है, तो एक्चुअल में यहाँ पे रहता वर्टिब्रल कोलम। तो वर्टिब्रल जब यहाँ पे रहेगा तो 1 पोर और हो जाएगा, 1 2 3 पोर है। इस 3 पोर में 1 पोर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एरोटा, एरोटा जो ब्लड सप्लाई लेके जाएगा। दूसरा पोर रिस्पॉन्सिबल है हमारा जो भोजन है, हम लोग जो खाना खाते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो खाना वाला जो नली है वो खाना लेके थोरेसिक कैविटी होते हुए घुसता है एब्डोमिनल में। पेट तो हमारा एब्डोमेन में है, तो ईसोफेगस के लिए होता है। और तीसरा जो ब्लड सप्लाई होता है उसको जो लाने का काम करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं भेना कावा। ये डायफ्राम को गौर से देखिए तो सारा मसल्स पेरीफेरी से स्टार्ट हुआ और कहाँ गया, सेंटर की ओर। पेरीफेरी से स्टार्ट होकर किधर जाता है, सेंटर की ओर। नहीं, डायफ्राम की जो हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं कि छतरी की तरह है, छाता की तरह है, ऐसे लगा दूं तो छाता ही हो जाएगा, नहीं तो छतरी की तरह है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डायफ्राम है ये मेन इंस्पायरेटरी मसल्स कहलाता है बच्चों, कि मेन इंस्पायरेटरी मसल्स है ह्यूमन मैमल्स के अलावा। किसमें है, केवल क्रोकोडाइल्स में। मैमल्स के अलावा ये डायफ्राम जो होता है ये किसमें होता है, केवल हम लोग जो बात करते हैं क्रोकोडाइल्स में। क्लियर है, इसी डायफ्राम के बारे में बात कर रहे थे। डायफ्राम के बाद जो दूसरा हम लोग बात करेंगे, डायफ्राम के बाद जो दूसरा हम लोगों को बात करना है, नहीं इंस्पायरेशन के लिए जो हेल्प करता है सेकेंड वाला, तो डायफ्राम के बाद इंस्पायरेशन में जो हेल्प करेगा उसका नाम है इंटरकॉस्टल मसल्स। उसका नाम क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दो के बीच में, ये दो के बीच में जो मसल्स है, ये तो डायफ्राम का मूवमेंट अभी आपको दिखा रहा है कि डायफ्राम किस तरह से मूव करेगा, डायफ्राम को बाहर निकाल के दिखा रहा है, नहीं, लेकिन हम लोगों को बात करना है इंटरकॉस्टल मसल्स के रिगार्डिंग कि इंटरकॉस्टल मसल्स कैसे काम करेगा। इंटरकॉस्टल मसल्स किसको बोलते हैं, तो दो रिब के बीच का मसल्स, दो रिब के बीच का मसल्स यहाँ पे जो दिख रहा है यही क्या कहलाएगा, इंटरकॉस्टल मसल्स। दो रिब के बीच का मसल्स क्या कहलाता है बच्चों, इंटरकॉस्टल मसल्स। हम लोग इसको बोलते हैं कि इंटरकॉस्टल मसल्स है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो बात कर रहे हैं तो वहां इंटरकॉस्टल मसल्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तकरीबन 20% जो हम लोग सांस लेते हैं वो दो रिबकेज के बीच का जो मसल्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वही होता है। 20% जो हम लोग सांस लेते हैं तो दो रिबकेज के बीच का जो कहानी है तो तकरीबन 20% हम लोग उसी के कारण लेते हैं। और 80% किसके कारण लेते हैं, 80% जो हम लोग सांस लेते हैं वो किसके कारण, डायफ्राम के कारण। तो ये बताया था आपको। तो यहाँ पे जरा गौर कीजिए, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं यही इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में कि इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होता है। इंटरकॉस्टल मसल्स की जो हम लोग बात करें बच्चों, इंटरकॉस्टल मसल्स तो शॉर्ट में ICM, लेकिन पहले हेडिंग डालता हूं। हेडिंग है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंतर्गत ही आता है, क्या आएगा, इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, शॉर्ट में इसी को क्या बोल रहा है, ICM। कौन है इंटरकॉस्टल मसल्स, तो ये सब जो मसल्स दिख रहा है ये सब क्या है, ICM ही तो है, इंटरकॉस्टल मसल्स है। तो दो रिब के बीच में आप लिख सकते हो स्पेस बिटवीन टू रिब्स इज कॉल्ड इंटरकॉस्टल स्पेस। दो जो रिब है हमारा रिब केज, तो रिब जो है इस दोनों के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, इंटरकॉस्टल स्पेस, जो कि दो तरह का होता है। ये दो तरह का इसमें मसल्स होता है इंटरकॉस्टल मसल्स में। एक होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरा होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं,
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, तो दो है। तो आइए दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग। एक क्या बता रहा हूं, एक्सटर्नल वाला होगा, एक है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होगा क्या, इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे क्या बोला जाएगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इसी चीज को शॉर्ट में बात किया जाए तो इसी को शॉर्ट में क्या बोलता है, EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और यहां पे जो हम लोग बात करेंगे क्या बोलेंगे, IICM, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो दोनों मसल्स का अपना अपना काम है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का जो ओरिजिन है, ओरिजिन कैसे है, जरा सा इसको देखो। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की जो बात करें उसका जो ओरिजिन होता है तो डोर्सल पार्ट ऑफ अपर रिब एंड वेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर रिब। अपर रिब का बैक साइड, क्या मतलब बैक साइड, देखिए मैं समझाता हूं, फिंगर से समझाना होगा मुझे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की मैं बात कर रहा हूं इसका, तो क्या बोल रहा हूं, दो रिब है, तो रिब में जो मसल्स होगा तो ऐसे होगा, ऐसे मसल्स है। तो अपर रिब का कहां है, पीछे के साइड, अपर रिब का पीछे के साइड, और लोअर रिब का आगे के साइड, ये अटैच होता है। ये अटैचमेंट से फायदा क्या है, जब भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो गौर कीजिए क्या हो रहा है, आगे प्लस ऊपर, आगे प्लस ऊपर, एंटीरियर प्लस अपवार्ड मूवमेंट होता है। आगे की ओर प्लस अपवार्ड जो मूवमेंट होता है, जैसे मेरे चेस्ट पे ध्यान दीजिए, जो मैं सांस ले रहा हूं तो क्या हो रहा है, आगे प्लस ऊपर की ओर मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये किसके कारण होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो उसका जो बनावट है कैसे बनाएंगे, अपर रिब का बैक साइड। तो मैं देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अपर रिब का बैक साइड, तो ये इंटरकोस्टल मसल्स है मान लो, ठीक। अब अपर रिब का बैक साइड, तो अपर रिब में बना देता हूं यहां इसके ऊपर, ये बैक साइड है, पीछे से है। और लोअर रिब का, अच्छा एक चीज और करते हैं, इसको थोड़ा सा हम और आगे दिखा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है अपर रिब और लोअर रिब की जो बात कर रहे हैं, तो अपर रिब का बैक साइड, तो इसके ऊपर चढ़ा देते हैं अपर रिब, अपर रिब है, और लोअर रिब का आगे, तो लोअर रिब जो बनाएंगे उसके ऊपर, ये तो दोनों बैक हो गया अभी फिलहाल, तो हमको क्या करना होगा, इसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा इसको। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपर रिब का डोर्सल साइड और लोअर रिब का वेंट्रल साइड। इसमें बात पलट देना होगा, इसमें बात पलट देंगे। इसमें क्या करेंगे, ये इंटरकोस्टल मसल्स है, तो बात को पलट दीजिए। तो पलटेंगे तो अपर रिब की जो बात करेंगे, अपर रिब, अपर रिब में यहां पे क्या करेंगे, इसके पीछे हो जाएगा, तो ये देखिए, तो वेंट्रल साइड पे आएगा। तो वेंट्रल साइड शो करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको दिखाना होगा कि इसके ऊपर चढ़ा हुआ है ये भाई, और लोअर रिब में क्या करना होगा हमको, डोर्सल साइड दिखाना होगा, मतलब इसके पीछे। ये इसका अरेंजमेंट है, ये यूं कह सकते हैं बनावट, इस तरीके से। अब क्या है, इसमें अगर गौर करें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये वाला कहानी है, तो कैसा मूवमेंट करेगा, आगे और ऊपर की ओर, आगे और ऊपर की ओर करेगा। तो यहां पे जो हम लोग बात करेंगे, तो आप अब इसको लिख सकते हो, दे ओरिजिनेट फ्रॉम कहां, ये अपर रिब है, अपर रिब, ये है लोअर रिब। अपर रिब का ये कौन सा साइड हो गया, डोर्सल साइड में है, और ये कौन सा साइड हो गया, वेंट्रल। अरेंजमेंट पता चल गया ये कैसा होता है। और ये जो अरेंजमेंट है इसमें जो कंट्रैक्शन होगा, तो रिब और एस्टर्नम जो है शिफ्ट करेगा अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कंट्रैक्शन करवा दिया जाए, कंट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये क्या करेगा, ये शिफ्ट करेगा हमारे रिब्स को, नहीं। तो ये जो मसल्स है, तो कंट्रैक्शन इन इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स एंड एस्टर्नम
एंड शिफ्ट कहां पे, अपवर्ड एंड क्या लिखा जाएगा, आउटवर्ड, आगे और ऊपर की ओर, आगे और ऊपर की ओर। नहीं, ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है ये हेल्प करता है इंस्पायरेशन में, हेल्प इन इंस्पायरेशन। किसमें हेल्प करेगा, हेल्प इन इंस्पायरेशन, सांस लेने में हम लोगों को मदद करेगा। कितना परसेंट, लगभग 20%। 20% हम लोग जो सांस लेंगे, इंस्पायरेशन जो होगा उसमें 20% भागीदारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का है हमारा। अब क्या बच गया, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अरेंजमेंट बताया, ऊपर साइड का वेंट्रल और पीछे नीचे का डोर्सल, तो बस उसको पलट देना है। तो ये हो गया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, शॉर्ट में IICM की बात करेंगे। तो इसमें जो हम लोग बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलेगा, ये वेंट्रल साइड बोलेगा। पहले तो ये अपर रिब है, अपर रिब, और ये वाला पोर्शन क्या है, लोअर रिब। अपर रिब का कैसा साइड है, तो वेंट्रल, वेंट्रल साइड की बात कर रहा है। और इधर वाला किसके बारे में बात कर रहा है, इधर वाला पेंचेंच, पेंचेंच, ये कौन सा, डॉर्सल, डॉर्सल साइड की बात कर रहा है। नहीं, यहां पे जो है अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, किसमें, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तो आप इसी तरह से लिख सकते हो कंट्रैक्शन इन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये क्या करेगा, तो रिब्स और एस्टर्नम को ये शिफ्ट करेगा, उसका अपोजिट कर देना, रिब्स एंड एस्टर्नम शिफ्ट, किधर, किधर शिफ्ट करेगा, उसमें अपवार्ड था तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, इनवार्ड, अपवार्ड तो यहां इनवार्ड, एंड दूसरा क्या लिखे थे, आउटवार्ड, तो इनवार्ड हो गया, और अपवार्ड को डाउनवार्ड एंड इनवार्ड ऐसे लिखिए। एंड इन, नहीं, डाउनवार्ड एंड इनवार्ड की बात करेंगे। आपको बता दूं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स नॉर्मल जो हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं उसमें ये कोई रोल प्ले नहीं करता है, नॉर्मल सांस लेने छोड़ने में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर फोर्सफुल्ली हम लोग सांस छोड़े, नहीं फोर्सफुल्ली सांस छोड़े तो उसमें इसका रोल है। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा, हेल्प इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, हेल्प इन फोर्सफुल्ली जो हम लोग सांस छोड़ेंगे उसमें हेल्प करता है, वॉलंटरी नेचर का होता है। क्लियर, क्या वॉलंटरी मतलब हमारे विल पावर पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं बोलूं अभी आप सांस छोड़ो, छोड़ दो, बोलूं कि लेने के बजाय और छोड़ो, तो छोड़ पा रहे हैं कि नहीं, तो भी छोड़ पा रहे हैं। अब छोड़ लो, नॉर्मल सांस छोड़ लो, अब फिर से छोड़ो, तो फोर्सफुल्ली हो गया, वो हमारे ब्रेन से कंट्रोल हुआ। जो जबरदस्ती का छोड़े आपने उसमें इसका रोल है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हमारा हेडिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर इसके बारे में बात करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो ये दोनों मसल्स को अगर आपको देखना है तो आइए हम अच्छे से और दिखाते हैं क्लीन व्यू इसका, दोनों मसल्स का, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, IICM और EICM दोनों का अगर आपको क्लीन व्यू देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूं इसका क्लीन व्यू, एक्सटर्नल का और इंटरनल का। उसके लिए मुझे लाना होगा, चलो देखो यहाँ पे एक आ रहा है आपको, देखो इसमें ये जो दिख रहा है यही मसल्स दिख रहा है, और इसी में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, ये सब क्या है, रिब है,
रिब के में ये वाला जो पार्ट है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये दोनों साइड जो ये है इसको मैं हटा रहा हूँ। इसको अगर हटा दिया जाए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट को हटा दिया मैंने, और दोनों को जैसे हटाया, ये वाला जो पार्ट है इसी को बोलता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये वाला जो पार्ट है एक्सटर्नल, लेकिन ध्यान रहे इसमें यहाँ से लेना चाहिए था इसके पीछे, और इस पे थोड़ा सा चढ़ाया हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। इस पे क्या होना चाहिए, चढ़ा हुआ होना चाहिए था, तो चढ़ा हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि पूरे को कवर कर देगा तो फिर बोन कैसे दिखेगा, तो उसको आपको क्लीन करके दिखा रहा है। तो ये इस साइड भी है और इस साइड भी है, ये सब जो है इंटरकोस्टल मसल्स में एक्सटर्नल वाला। तो फिर इंटरनल वाला कहाँ गया सर? अगर मैं इसको हाइड कर दूं, नहीं, और यहाँ पे अगर मैं इंटरनल वाले एक्सटर्नल के जगह पे इंटरनल को लेके आऊँ इंटरकोस्टल मसल्स, तो यहाँ देखो इंटरनल उसी में आ गया, इसी में आ गया। तो ये वाला पार्ट तो एक्सटर्नल वाला है, ये वाला तो एक्सटर्नल वाला है, और ये वाला जो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहलाएगा। ये जो कवर किया हुआ है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इसमें कहलाएगा। क्लियर है? तो ये दो मसल्स, ऐसे तो कुछ एब्डोमिनल मसल्स भी होता है जो हम लोग को फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करवाता है। जो हम लोग जबरदस्ती का सांस छोड़ते हैं उसमें कुछ एब्डोमिनल मसल्स भी हमारा है जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या करता है बच्चों, हेल्प करवाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक स्टेप और आते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि सांस हम लोग कैसे ले रहे हैं और सांस कैसे छोड़ रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के रिगार्डिंग जो हम लोग बात करेंगे कि कैसे सांस लेंगे और कैसे सांस छोड़ेंगे, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कि कैसे सांस अंदर गया और कैसे सांस छोड़ेंगे, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, वेंटिलेशन। तो उसी वेंटिलेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। उसी में देखेंगे कैसे इसका मूवमेंट हो रहा है हमारा लंग्स का, कैसे लंग्स एक्सपेंड हो जा रहा है, कैसे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, कैसे एयर नेजल कैविटी होते हुए हमारा नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स होते हुए कहाँ जाता है, हमारा ट्रैकिया में घुसेगा, ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स इस सब में जो घुसता चला जाएगा। आखिर एयर कैसे इन्वायरमेंट वाला जो एयर है ये हमारे अंदर इंटर करता है, कैसे ये लंग्स तक पहुंचता है, कैसे लंग्स के यूनिट तक पहुंचता है, और फाइनली बाद में देखेंगे कैसे वहां पे एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज कहाँ पे होता है, एल्वोलाई में। आपको पता है लंग्स का यूनिट जिसको मैंने क्या बताया, एल्वोलाई। तो एल्वोलाई में हम लोग एक्सचेंज की बात करेंगे इसी में जब एयर आएगा तो इसी में ये जो लंग्स है इसी लंग्स के यूनिट पे हम लोग बात करेंगे जिसको एल्वोलाई या एल्वेलस बोलते हैं। जहाँ पे बताया गया था रिचली सप्लाई होता है, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा होता है यहीं पे एल्वोलाई की जो बात करते हैं। तो ये सब के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है, मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हैं, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। तो हेडिंग तो पहले से था मेरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, लेकिन उसमें हम लोग थोड़ा डिटेल बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग सांस लेंगे और छोड़ेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हेडिंग के अंतर्गत नहीं, इसमें जो हम लोग बात करते हैं क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग जो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाले ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग की जो बात करें, थोड़ा नीचे ले लो या उधर लेते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की बात करें नहीं, इसी ब्रीदिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन इन्वायरमेंटल एयर का अंदर लेना, फ्रेश एयर का अंदर लेना। नहीं, अब जरा सा सोचिए जो ब्रीदिंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो फ्रेश एयर जो होगा ये अंदर जाएगा। तो फ्रेश एयर जो अंदर जाएगा तो आपको पता है 78% तो नाइट्रोजन है, नहीं 21% के आसपास ऑक्सीजन है, 0.03% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यही ना अंदर जा रहा होगा। लेकिन मेनली हम लोग किस पे बात करेंगे, ऑक्सीजन के डिफ्यूजन इस सब पे के रिगार्डिंग बात करना है हम लोग को। ऑक्सीजन को हम लोग को लेके चलना है यहाँ पे।
और जब सांस छोड़ेंगे, जब हम लोग फॉल एयर निकालेंगे, जब सांस छोड़ेंगे, तो सांस छोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो गया था वो सारा का सारा लगभग निकल जाएगा, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन मेनली यही दो चीज निकलेगा आपको, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी निकलेगा, लेकिन इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये तो एज इट इज जितना था उतना ही रहेगा, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर घुस चुका है। तो हम लोग इसी में बात कर रहे हैं। तो इनटेक ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द बॉडी, नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड आउटफ्लो ऑफ फॉल एयर, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? ब्रीदिंग बोला जाता है। तो इनटेक करना है। हम लोग जब ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं तो आखिर ब्रीदिंग किसको बोलेंगे? तो हम लोग जो सांस लेते हैं, तो द इनटेक, किसका इनटेक? फ्रेश एयर का, ऑफ फ्रेश, नहीं, फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द बॉडी, इनटू द लंग्स भी लिख सकते हैं, इनटू द बॉडी, नहीं तो लंग्स से फिर ब्लड में घुसेगा, एंड किसको निकालना है? आउटफ्लो करवाना है। किसका? कैसा वाला? फॉल एयर, खराब एयर, या कार्बन डाइऑक्साइड वाले को? फॉल एयर, यही फॉल एयर यही कहलाता है। इसको जो हम लोग को बाहर निकालना है, फॉल एयर कहां से? फ्रॉम बॉडी टू, क्या लिखेंगे? एटमॉस्फेयर। इसी को तो बोला जाता है ब्रीदिंग, कॉल्ड, यही ब्रीदिंग है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वेंटिलेशन। तो ब्रीदिंग की जो बात करते हैं, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है ब्रीदिंग को, एक सांस लेना और एक सांस छोड़ना। ब्रीदिंग में जो हम लोग बात करते हैं, एक क्या बांटा जाता है? इंस्पायरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्पायरेशन। और जो सांस छोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन, एक्स। तो सांस लेंगे तो इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन में क्या होगा? एटमॉस्फेयर टू लंग्स कह सकते हैं, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एटमॉस्फेयर टू लंग्स। और मेनली हम लोग किसकी बात करेंगे? होता तो नाइट्रोजन ऑट्रोजन सब है, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे, इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन की जो बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? लंग्स टू, या ऐसे करते हैं, वैसे ही लिख रहे हैं, देखो, एटमॉस्फेयर टू जो लंग्स था, तो यहां लंग्स इधर लिख देते हैं, बस सेम चीज, खाली एरो चेंज किए। नहीं तो लंग्स टू एटमॉस्फेयर क्या निकालेगा? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की हम लोग यहां पे बात करेंगे कि उल्टा काम करेगा, इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन की जो बात करें, तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको मसल्स बताया, तो इंस्पायरेशन की जो बात कर रहे हैं, तो इंस्पायरेशन में कौन हेल्प करेगा? नहीं, इंस्पायरेशन करवाना है, सांस लेना है, तो क्या करना होगा? कंट्रैक्शन करवाना होगा। किसमें? कंट्रैक्शन इन दो मसल्स, एक है हमारा यहां पे जो डायफ्राम दिख रहा है, इसमें कंट्रैक्शन करवाना पड़ेगा। ये देखिए डायफ्राम यहां पे दिख रहा है, इसमें कंट्रैक्शन करवाना पड़ेगा। और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, EICM, ये दोनों में कंट्रैक्शन कराना होगा। इस दोनों में कंट्रैक्शन से फायदा क्या होगा? तो जरा गौर करना, जरा गौर करना, गौर करना है। इस तरह से डायफ्राम था, मैंने बताया इस तरह से डोम शेप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फ्लैट, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? फ्लैट। जैसे डायफ्राम फ्लैट होगा, हमारा थोरेसिक कैविटी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ये ऐसे था,
ऐसे गया तो वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर डिक्रीज अंदर का, ध्यान रखना है। तो 80% बढ़ा इससे वॉल्यूम, तो प्रेशर डिक्रीज हुआ। प्लस क्या बताया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये क्या किया, आगे प्लस ऊपर, आगे प्लस ऊपर, तो वॉल्यूम और बढ़ाया, 20% का कहानी वहां पे किया। तो डायफ्राम में कंट्रैक्शन और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जब कंट्रैक्शन होगा तो हमारा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है लगभग 1 to 3 mm Hg का प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण क्या होगा, बाहर का एयर अंदर घुसने लगेगा, और यही जो बाहर का अंदर जैसे ही एयर अंदर घुसेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन। तो ये दोनों में जो कंट्रैक्शन होगा, कंट्रैक्शन इन डायफ्राम एंड EICM क्या करेगा, ये दोनों इंक्रीज करवा देगा। किसको, कंट्रैक्शन जहां होगा इंक्रीज इन वॉल्यूम, नहीं, सो डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के बारे में बात कर रहा है, तो थोरेसिक कैविटी का कहानी ये काम करवा देगा। तो इंस्पायरेशन की जो बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट, नहीं, डायफ्राम कैसा हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा। स्टेट भी आप लिख सकते हो, एंड फ्लैट एंड स्टेट। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की जो बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये भी इंक्रीज करवा देगा, नहीं, तो डायफ्राम फ्लैट एंड स्टेट हो जाएगा। और ये जब कंट्रैक्शन होगा तो हमारा लंग्स वैसे भी स्पंजी नेचर का था, तो वो एक्सपेंड कर जाता है, वो फैल जाता है। तो डायफ्राम के कारण यहाँ पे जो प्रेशर का डिफरेंस आता है, तो प्रेशर का डिफरेंस कितना आता है, जिस समय हम लोग को सांस लेना है 1 to 3 mm Hg प्रेशर का डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस तभी तो बाहर का एयर अंदर घुस जाता है, बाहर का एयर तभी तो हम लोग का अंदर घुस जाता है, फ्रेश एयर हमारा जो है बच्चों अंदर घुस जाता है। आपको बता दूं, इंस्पायरेशन जो ये प्रोसेस होता है, ये एक्टिव प्रोसेस होता है। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। और एक्टिव प्रोसेस है तो एटीपी खर्च कर रहा होगा, बिना एटीपी खर्च किए तो काम बनेगा नहीं। तो एटीपी यहां पे क्या होता है बच्चों, खर्च होता है। प्लस क्या है, इट टेक्स, या ऐसे लिखो, इंस्पायरेशन होने में अप्रॉक्स 2 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लेगा, 2 सेकेंड का मात्र टाइम लेता है। नहीं, एक्सपायरेशन जो करवाएंगे इसमें टाइम कितना लेता है, मात्र 2 ही सेकेंड का टाइम लेता है। क्लियर है। तो जो बात इसमें किए, बात को पलट दीजिए। इसमें एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस है, तो ये पैसिव प्रोसेस है। कितना टाइम लेगा, तो ये लगभग 3 सेकेंड का टाइम लेता है। एक्सपायरेशन करवाने में क्या होगा, तो लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देना है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो वहां इंस्पायरेशन किए थे, यहां एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या करेंगे, इसमें रिलैक्सेशन, इसमें कंट्रैक्शन, तो इसमें बात पलट दीजिए खाली। मतलब एक्सपायरेशन की जो बात करेंगे तो आप यहां लिखिए, यहां पे एक्सपायरेशन में, तो इसमें क्या करवाना है, वहां कंट्रैक्शन, तो यहां रिलैक्सेशन। इन किसमें रिलैक्सेशन, तो आपको किसमें करवाना होगा, डायफ्राम में। दूसरा आपको किसमें कराना होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में। तो ये फ्लैट से ये कौन शेप हो जाएगा, डोम शेप। थोरेसिक कैविटी का क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। तो आप यह लिख सकते हो, एक्सपायरेशन में रिलैक्सेशन हुआ, तो रिलैक्सेशन के कारण क्या हो गया, जस्ट पलट देना है, डिक्रीज इन वॉल्यूम, सो इंक्रीज इन प्रेशर, जो कि क्या करेगा, फॉल एयर को बाहर निकलवा देगा।
जो एयर बाहर निकलेगा उसका पाथ क्या है, इस पे आते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट है तो बोलो, यहां तक में कोई डाउट है तो? नहीं है? अब देखो एयर जो बाहर आएगा कैसे आएगा, हटा रहा हूं, क्लीन कर रहा हूं। एयर जो बाहर जाएगा, तो एयर अगर बाहर जाएगा तो कहां से स्टार्ट करेंगे? तो हम बात कर रहे हैं इंस्पायरेशन का। तो इंस्पायरेशन में जो एटमॉस्फेयर से एयर आएगा, एटमॉस्फेयर से जो आएगा तो एक्सटर्नल लेयर में आएगा, एक्सटर्नल लेयर होते हुए कहां घुस जाएगा? एक्सटर्नल लेयर होते हुए नेजल चेंबर में घुसेगा, नेजल चेंबर। नेजल चेंबर में घुस गया। नेजल चेंबर से कहां आएगा? इंटरनल लेयर में आएगा। इंटरनल लेयर्स में आएगा। इंटरनल लेयर से कहां आएगा? आपका पढ़ा हुआ फेरिंग्स में, याद है? PHAY, PHARY, फेरिंग्स में नहीं, फेरिंग्स के बाद कहां आएगा? ग्लॉटिस होते हुए कहां घुसेगा? ग्लॉटिस, TIS, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस होते हुए कहां घुस जाएगा? लैरिंग्स में। सारा बात आपका पढ़ा हुआ है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बताया था। लैरिंग्स से किसमें आएगा? ट्रेकिया में आएगा। ट्रेकिया से फिर कहां घुसेगा? ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से एयर कहां घुस जाएगा? ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एयर कहां घुसेगा? एल्वियोलर डक्ट। इसके बाद एयर सैक भी लिख सकते हैं हम, एयर सैक होते हुए एल्वोलाई तक, तो डायरेक्ट लिख देता हूं एल्वोलाई। तो ये जो आएगा क्या आएगा? इन्वायरमेंट से जो आया, तो हम किसकी पाथ के बारे में बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन इंटर किया है, ऑक्सीजन इंटर किया है, तो ये इसका पाथ है, ऑक्सीजन इंटर करने का पाथ है। ऑक्सीजन घुसता चला गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एल्वोलाई तक, तो एल्वोलाई से फिर चला जाएगा ब्लड में, क्या? ऑक्सीजन। और फाइनली जो हम लोग बात करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ब्लड छोड़ के देगा कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें? एल्वोलाई में। एल्वोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड कहां आएगा? एल्वोलर डक्ट। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा? ब्रोंक्यूल्स। यहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला जाएगा? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा? ट्रेकिया से कहां जाएगा? लैरिंग्स। लैरिंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स से कहां जाएगा? इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर से कहां जाएगा? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा? एक्सटर्नल लेयर। और उसके बाद सीधे एटमॉस्फेयर में घुस जाएगा। क्लियर है? तो जो पाथ इंस्पायरेशन का है, उसी पाथ को अगर आप पलट देते हैं तो वही सेम एक्सपायरेशन का बन जा रहा है, कि एयर हमारा कैसे कैसे इंटर करेगा और कैसे कैसे हम लोग एयर को निकालेंगे। सारा बात मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ जो मैकेनिज्म है, इसमें थोड़ा सा बात और करते हैं। इसको हम एक दूसरे तरीके से समझाते हैं कि मैकेनिज्म जो हम लोग बात कर रहे हैं ब्रीदिंग का, तो उसको एक और तरीके से समझाते हैं। ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक तरीका और। उसके लिए आपको क्या करना है? एक बोतल ले लेना है। बोतल है आपके पास? कोई भी बोतल, हाँ दे दीजिए, कोई भी। देखिए बड़ा, देखो इस तरह का बोतल ले लीजिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट रहे ताकि अंदर दिख पाए हमको। एक बोतल ले लो, कांच का ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ट्रांसपेरेंट होगा। बोतल का पेंदी जो है इसको काट दो। 2 ठो बलून लेना है। एक बलून को खींच के चारों साइड से इसमें चिपका दो और यहां बांध दो इस पे।
धागा बांध दो, ठीक, इसमें बांध देना है। और दूसरा क्या करना है, बलून इसका ढक्कन खोलना है आपको, इसका जैसे ढक्कन खोले बलून को इसमें डाल देना और उसका रबड़ इसमें फंसा देना है। अरेंजमेंट समझ में आ गया? सेम अरेंजमेंट देखिए हम बना रहे हैं नहीं, तो सेम अरेंजमेंट मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि बोतल ले लेना है, बोतल का ये नेक वाला रीजन और ये नीचे इस तरीके से, बोतल का ये पेंदी जो था, लेकिन मैंने क्या बोला, इस पेंदी को आप हटा दो, तोड़ दो, पेंदी तोड़ दिए। फिर इसी में क्या लगाना है, बलून। तो बोतल का बेस ऐसे है तो बलून ऐसे चिपकाना है, ऐसे कवर कर लेना पूरे बेस को, थोड़ा भी एयर नहीं जाना चाहिए, कहीं भी छेद नहीं होना चाहिए, है ना, पूरा कवर करना है। तो जैसे उसको तोड़ के कवर कीजिएगा, तो मान लीजिए ये बलून है, ये बलून है, ठीक है। और मैंने बोला एक बलून को क्या करो आप यहाँ पे रिंग में फंसा दो और ये बलून को यहाँ गिरा दो इसमें, ठीक ना। ये जो बलून है यही है, ये क्या है, लंग्स। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, डायफ्राम। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लियर। और ये जो है बोतल का कांच का जो बताया, ये हमारा थोरेसिक कैविटी। ये कौन सा कैविटी है हमारा, ये इसके बाहर वाला कैविटी। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा कर दे, थोरेसिक कैविटी, नहीं थोरेसिक कैविटी की बात कर रहे हैं, क्लियर है, अरेंजमेंट क्लियर है। अब क्या करना है आपको, आप क्या मैंने बताया कि डायफ्राम में आप क्या करो, कंट्रैक्शन करवा। तो ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम कैसा होगा, फ्लैट। अगर आप एक धागा बांध लो इसमें ताकि खींचने में आसानी हो, एक थ्रेड धागा, इसको पकड़ के नीचे की ओर खींचो, तो जैसे खींचोगे तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ेगा, ये नीचे आएगा तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ा, तो यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हुआ। जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा तो इन्वायरमेंट का प्रेशर ज्यादा है, तो बाहर का एयर क्या होगा, अंदर घुसना स्टार्ट कर देगा, बाहर का एयर अंदर घुसने लगेगा कि नहीं। और जैसे एयर घुसेगा तो इस बलून को धक्का देगा, और बलून को जब धक्का मिलेगा तो ये बलून क्या हो जाएगा, फूलना स्टार्ट करेगा। यही तो है, यही बात तो है यहाँ पे कि जो डायफ्राम को खींचे, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को खींचे आगे और ऊपर की ओर जो गया, तो अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ, इन्वायरमेंट का प्रेशर ज्यादा है। कितना का डिफरेंस आया था, 1 2 3 mmHg। यही प्रेशर के कारण एयर अंदर घुसने लगा, और एयर अंदर घुसने लगा तो हमारा लंग्स फैलने लग गया। क्लियर है, एक्टिव प्रोसेस होता है। जैसे मैं बोलूं कि सांस लो, देखो लिए, अब मैं बोलूं जल्दी जल्दी सांस लो, कर ले सकते कि मतलब हो सकता है कि नहीं। अगर मैं बोलूं कि थोड़ी देर के लिए सांस रोक दो, तो भी रोक देंगे। तो ये सब हमारे कहां से कंट्रोल हो रहा है, ब्रेन से, हमारे विल पावर पे कंट्रोल हो रहा है, मतलब वॉलंटरी नेचर का है। लेकिन हार्ट को सिग्नल दो, तो मैं बोलूं कि हार्ट को सिग्नल दो, हार्ट को धड़कने का, धड़का क्या आपका बात माना, नहीं मानना है, तो वो क्या था, इनवॉलंटरी था। यहां पे क्या है, वॉलंटरी है। यहां हवा अंदर घुसने के कारण लंग्स फैला है, हवा अंदर घुसने के कारण लंग्स यहाँ पे घुस में फैलता चला जाता है, क्योंकि वहां निगेटिव प्रेशर बन जाता है। एक बात और करना है, जरा सा देखो, अगर मैं इसी चीज को ऐसे खींच दूं नीचे, तो यही हो जाता है हम लोग का बॉडी, ये हमारा बॉडी। अब जरा सोचो, अगर मैं इसको नीचे खींचा, तो नीचे खींचा तो इधर का वॉल्यूम बढ़ा, तो इधर का वॉल्यूम क्या हुआ, घटेगा ना। वहां का प्रेशर डिक्रीज हुआ तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा ना। मतलब हमारा पेट के पास ऐसे जैसे खींचे तो अंदर का एब्डोमेन का प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। इसीलिए देखिएगा सांस लेते हैं तो पेट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता है। एब्डोमेन का क्लियर मूवमेंट होता है, क्योंकि यहाँ बोन वोन नहीं है।
जितना मूवमेंट हमारा चेस्ट करेगा, जैसे मैं सांस लूं तो देखो चेस्ट ज्यादा मूव कर रहा है या पेट? कौन ज्यादा मूव कर रहा है? पेट। हमारा चेस्ट से ज्यादा क्लियर मूवमेंट किसका दिखता है? एब्डोमेन का। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। क्या बोला जाएगा? एक लाइन लिख देना है क्या? नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहेगा? नॉर्मल ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्लियर है सारा बात कि कैसे हम लोग सांस लिए, कैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं, कैसे हम लोग सांस लेते हैं, कैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं। चलिए एक वीडियो भी दिखाता हूं, छोटा सा वीडियो, कि सांस लेना है और सांस छोड़ना है भाई, तो किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ने की हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? तो अब हम लोग बात करते हैं जरा सा कि कैसे इसमें हमारा मूवमेंट होता है डायफ्राम का, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, सब का सारा एक साथ। अब आप देखो, क्लियर है? देखो कैसे मूवमेंट हो रहा है हमारा, ये किस तरह से मूव कर रहा है, हमारा डायफ्राम कैसे मूव कर रहा है, हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का मूवमेंट क्या है। तभी तो हम लोग इनहेलेशन करवा पाते हैं, तभी तो हम लोग सांस ले पाते हैं। ये देखो एयर को अंदर घुसता हुआ दिखा रहा है कि किस तरीके से एयर अंदर घुसा, कैसे एयर बाहर निकल रहा है। तो ये जो सारा मूवमेंट है एक्चुअल में खेला यहीं पे चलता है। प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा, नहीं, जस्ट ऑपोजिट चलता है। तो लोअर प्रेशर, यहाँ पे हायर प्रेशर, इसी पे तो चल रहा है, दोनों को एक साथ दिखा रहा है। और इसी को नॉर्मल ब्रीदिंग की हम लोग जो बात कर रहे हैं, नहीं, और नॉर्मल ब्रीदिंग को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग को ही हम लोग बोल देते हैं क्या? एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो नॉर्मल ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग, क्योंकि एब्डोमिनल का, एब्डोमेन का क्लियर कट यहाँ पे दिखता है। एब्डोमेन की जो बात करें तो वहां पे क्लियर कट विजिबिलिटी आता है, नहीं? तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और सांस लेने में मेनली दो ही मसल्स काम आ रहा है मेन, कौन? डायफ्राम 80% और एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स 20%। इसी पे तो हम लोग सांस ले पा रहे हैं और सांस छोड़ पा रहे हैं। तो सांस ले पा रहे हैं और सांस छोड़ पा रहे हैं, इसी दोनों मेथड पे तो खेला हो रहा है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो, यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो यहीं पे रेक्टस एब्डोमिनिस जो मसल्स है, तो एब्डोमेन का मसल्स होता है, तो ये भी क्या करता है? हेल्पफुल है। ये भी क्या करेगा? हेल्पफुल है। किसमें? ब्रीदिंग में। तो ब्रीदिंग क्या बच्चा? हाँ एकदम होता है, तभी तो ये, तो वहाँ फिक्स नहीं रहता है, वहाँ पे एक्चुअल में कार्टिजिनस ज्वाइंट होता है। जब इसके स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तो उसमें पढ़ाऊंगा कार्टिजिनस ज्वाइंट स्लाइटली मूवेबल होता है। नहीं, जो सांस ले रहा है तो हमारा चेस्ट देखो तो मूव नहीं कर रहा है, तो कर रहा है। आप अपना देख लेना आज। तो चेस्ट में अपना यहाँ पे क्या हो जाता है? मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं नॉर्मल। क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? बोलो जल्दी। आगे बढ़ूं? नहीं बढ़ूं? पढ़ने का आगे मन नहीं है ना? तो चलो एक ब्रीदिंग का खाली एक और वीडियो देख लो सामने में जो है। तो यही वीडियो
के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे। टोटल इसमें दिखाया कैसे सांस लेना है, कैसे सांस छोड़ना है, कैसे हमारा डायफ्राम का मूवमेंट होता है, कैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का मूवमेंट होता है, इंटरकोस्टल मसल्स का मूवमेंट और डायफ्राम दोनों, और उसी के रिगार्डिंग किसका मूवमेंट दिखा रहा है, लंग्स, हमारा लंग्स। यही क्या है, डायफ्राम 3 छेद है, चौथा नहीं बनाना है, चौथा बनाओगे तो कहानी खत्म, एकदम फिक्स होगा, चौथा बना तो कहानी खत्म। नहीं, तो ये क्लियर कट मूवमेंट दिखा रहा है आपका कि किस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। देखो क्लियर कट मूवमेंट, अच्छा सा वीडियो है। नहीं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस कैसे लेंगे और सांस कैसे छोड़ेंगे, हर एक स्टेप पे हम लोग बात कर लिए। अब है कि ब्रेन से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो किस तरीके से, मतलब अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें नर्वस कंट्रोल, कि हमारा ब्रेन कैसे कंट्रोल कर रहा है ब्रीदिंग को, कहाँ से हम लोग सिग्नल भेज रहे हैं ब्रीदिंग के लिए, सिग्नल जो ब्रीदिंग के लिए जा रहा है तो सिग्नल जा कहाँ से रहा है, नहीं, तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे कि उसके लिए मेडुला ऑब्लंगाटा रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ से हम लोग डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को भेजते हैं सिग्नल। तो मेडुला ऑब्लंगाटा में हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, उसके ऊपर पोन्स होता है, तो पोन्स में फिर बात करेंगे कि हमारा निमोटैक्टिक सेंटर होता है। नहीं, तो ये सब जो बात करेंगे नर्वस सप्लाई, अभी तो नर्वस सिस्टम आप नहीं पढ़े, लेकिन अगले क्लास में इसको विजिबिलिटी के साथ दिखाऊंगा, कहाँ पोन्स है, कहाँ मेडुला ऑब्लंगाटा है, कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं, कैसे एयर अंदर आ रहा है, लंग्स तक तो पहुंचा दिए, लेकिन लंग्स से ब्लड में कैसे जा रहा है, फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रहा है, यही सब बात अब आपका इस चैप्टर में बचा हुआ है, जिसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ डिटेल बात करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं हम लोग और रेस्ट जो बचा हुआ है। क्लियर?